नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। इस संस्करण में हमारी परिचर्चा का विषय है तीर्थाटन और उत्तराखंड का यात्रा साहित्य, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और पत्रकार मनीष औली और साहित्यकार नीरज नैथानी। नमस्कार। मनीष औली जी और नैथानी जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद सर। अभिनंदन है। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत नीरज नैथानी जी मैं आपसे करता हूँ। आपका पर्यटन में और तीर्थाटन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। आप स्वयं भी एक समर्थ यात्री रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानने का मन है कि उत्तराखंड का जो तीर्थ मानचित्र है वो किस तरह का है? नौटियाल जी, यदि हम उत्तराखंड के तीर्थ मानचित्र के विषय में चर्चा प्रारंभ करें जी, तो उत्तराखंड का प्रारंभी द्वार जिसे कहेंगे हम हरिद्वार जी या कोट द्वार जी, दोनों द्वार हैं, गेट हैं जी उत्तराखंड के। जी, आप हरिद्वार से आगे चलते हैं, गंगा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं जी, तो जिसे ट्विन सिटी बोलते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश को, जुड़वा नगर जी, ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं आप तो आप फॉलो करते हैं, देवप्रयाग पहुंचते हैं। देवप्रयाग में बाइफर्केशन हो जाता है घाटी का जी, और देवप्रयाग अपने आप में स्वयं एक तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है, इसका बिल्कुल। पुराणों में उल्लेख है। जी, अगर आप दाईं हाथ की ओर आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा घाटी आती है। जी, सारे तीर्थ स्थल उसमें आपको मिलेंगे बद्रीनाथ तक, जी, चाहे वो श्रीनगर का प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी हो, जी, रुद्रप्रयाग संगम है जो मंदाकिनी का और अलकनंदा का संगम है। जी, फिर वहाँ से बाइफर्केशन हो जाता है। जी। आप केदार वैली की ओर आप आगे बढ़ते हैं जी। तो मंदाकिनी की ओर तो अगस्त्यमुनि, जो कि प्राचीन पौराणिक नाम से ही आप प्रतीत हो रहा है। जी, और आगे जाते हैं आप तो आपको गुप्त काशी मिलता है। जी, और आगे बढ़ते हैं आप तो सोनप्रयाग मिलता है, फिर गौरी कुंड है, फिर केदारनाथ है। जी। एक मानचित्र तो ये हो गया। जी, फिर आप इधर की ओर बढ़ते हो कि बहुत सारी उपशाखाएं हैं। जी, जैसे पंच केदार की बात करें तो केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, मदमेश्वर है, कल्पेश्वर है। जी। ये सारी ब्रांचेस फैल जाती हैं। जी, फिर आप उसको दाईं ओर की घाटी को आप फॉलो करें, आप पहुंचते हैं गोपेश्वर होते हुए मंडल क्रॉस करते हुए आप पहुंचेंगे, फिर अलकनंदा वैली आ जाती है। आप आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग आ जाता है। जी, अपने आप में पौराणिक नगरी है कर्णप्रयाग। जी, वहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। जी। यहाँ से फिर बाइफर्केशन होता है। एक तो पर्यटन नगरी नैनीताल अल्मोड़ा के लिए चली जाती है जी। सड़क, और दूसरी आप बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो नंदप्रयाग आता है, जहाँ पे नंदाकिनी अलकनंदा का संगम है, पौराणिक स्थल ही है। जी। और आगे बढ़ते हैं आप तो चमोली होते आप आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे, कल्पगंगा आपको दिखाई देगी जो हेलंग के पास में दिखाई देती है, उर्गम जी। से होती आ रही है। तो जी। कल्पेश्वर जो पंच केदार में से एक है। बिल्कुल। और आगे आप बढ़ते हैं तो फिर आपको जोशीमठ मिलता है, ज्योतिर्मठ जिसका नाम रहा है, शंकराचार्य की गद्दी रही है। और आगे बढ़ते हैं फिर बाइफर्केशन होता है, नीति मलारी वैली जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और इधर को आप चले जाइए तो आप विष्णु गंगा को आप जो संगम है विष्णु प्रयाग का, जी। वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं तो ये बद्रीनाथ वैली हो जाती है। जी। और देवप्रयाग से फिर आप इधर को आइए, बाईं ओर आइए, आप इधर आते हैं तो आपको त्रिहरी, जिसको पहले बोलते हैं टिहरी, टिहरी, जी, त्रिहरी से बना है, जी। आपको पता होगा। जी। वहाँ पहले गणेश प्रयाग हुआ करता था, अब तो डूब चुका है, पर्यटन नगरी बन गया है वो, जी। झील बन चुकी है, आपको पता है, जी। 45 वर्ग किलोमीटर की। और आगे बढ़ते हैं फिर धरासू आता है, फिर बाइफर्केशन हो जाता है, एक यमुना वैली चल जाती है, आप मोरी नेटवाड़ होते हुए और उधर आप बंदरपूछ की घाटी की ओर बढ़ जाते हैं, यमुनोत्री की ओर, वो भी तीर्थ स्थल है। जी। और इधर से आप बढ़ते हैं तो गंगोत्री की ओर जाते हुए फिर आपको भैरव घाटी के पास में आपने देखा होगा जहाँ पे जाड़ गंगा है, जी। बहती हुई आ रही है, जी। जो नीलोंग से बहती हुई आ रही है। जी। और वहाँ पे आजकल पर्यटन भी विकसित किया जा रहा है, सांस्कृतिक पर्यटन विकसित किया जा रहा है। ये तो गढ़वाल मंडल की बात करता हूँ। जी। अब आप कुमाऊं मंडल की ओर जाते हैं तो वहाँ जागेश्वर है, बागेश्वर है, सोमेश्वर है, नैनीताल में आप नैना देवी हैं, तमाम सारे धाम हैं। ये हमारा पूरा उत्तराखंड का चित्र बनता है, जो तीर्थ केंद्रों को लेकर के, पवित्र केंद्रों को लेकर बनता है। साथ में बड़ा रोचक संयोग ये भी है कि वहाँ पे पर्यटन स्थलियाँ भी हैं, जी, क्योंकि ये सब प्राकृतिक स्थलियों में बसे हुए तीर्थ केंद्र हैं। बहुत तो अच्छा। तीर्थाटन और पर्यटन साथ साथ चलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। नीरज नैथानी जी, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही उत्तराखंड का और ख़ासकर गढ़वाल हिमालय का जो पूरा एक मानचित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, उससे मनीष औली जी आपसे ये पूछने का मन होता है जी। कि जितने स्थलों की अभी डॉक्टर नीरज नैथानी चर्चा कर रहे हैं, इनमें से कितने स्थलों को हमारे साहित्य में जगह मिली है, खासकर तीर्थ स्थलों को जी। नहीं मिली है तो क्या वजह आप पाते हैं, और क्या इसमें कितनी संभावनाएं हैं कि ये तीर्थ स्थल हमारे साहित्य में
कहीं अंकित हों, कहीं दर्ज हों? इसमें अगर हम पुराने समय से देखें तो सबसे पहले महाभारत में जो इसका वन पर्व है, तो वन पर्व में इसका जिक्र आता है। और ख़ास तौर से जब पांडवों की जो यात्रा हुई थी तो उससे इसकी शुरुआत होती है। और धीरे धीरे अगर हम फिर और आगे को बढ़ें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो कनिष्क के जो एक विद्वान दरबारी थे अश्वघोष, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इनका जिक्र किया है। और ख़ास तौर से जो भी आप चार धामों की बात कर रहे हैं, उनके आसपास के जो तीर्थ हैं उनकी बात करें तो उन सभी का इसमें जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो हिमालयन गजेटियर एटकिंसन ने लिखा है उसमें भी आपको तीर्थों का जिक्र मिलेगा। हालांकि उन्होंने एक अध्याय के रूप में इसको नहीं लिया है, लेकिन जब वो धर्म की बात करते हैं तो क्योंकि ये पूरी देवभूमि है तो यहाँ पर जब आप किसी धर्म की बात करेंगे तो निश्चित रूप से तीर्थों का भी जिक्र आपको देखने को मिलेगा जी। इसके साथ ही एक रासमाला ग्रंथ है जो गुजरात का ग्रंथ है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो 12वीं शताब्दी में जब केदारनाथ जी का जो आज हम मंदिर देखते हैं तो वो मंदिर 12वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार उसका हुआ और वहाँ के राजा ने उसका जब जीर्णोद्धार कराया तो उसको भी वहाँ के साहित्य में स्थान मिला। तो उस पूरी जो मंदाकिनी वैली के बारे में गुजरात का एक जो साहित्य है उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। बहुत बड़ी बात है जी। इसमें 2 पॉइंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो यात्रा वृत्तांत आते हैं कि जो लोगों ने अलग अलग टाइम में यात्राएं की और फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। आप राहुल सांकृत्यायन को देख सकते हैं, उन्होंने कई यात्राएं की और ख़ास तौर से उत्तराखंड के कई तीर्थों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। इसके साथ वेनसांग को आप देखिए, उन्होंने हरिद्वार में वो आए और हरिद्वार के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरीके से जो यात्रा वृत्तांत की जो परंपरा है उसमें भी हमें देखते हैं कि जो तीर्थ स्थल हैं वो प्रमुखता से आए हैं जी। एक जो पॉइंट आता है वो है कि जो मौखिक परंपरा है, जो हमारा फोक है, जो लोक है, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बहुत बड़ी बात कही। चाहे हम ये देखें चाहे वो लोक साहित्य के रूप में हो, वो कहानियों के रूप में हो सकता है, वो जागर के रूप में, एक गायन परंपरा के रूप में हो सकता है। और पिछले कुछ समय से तो ये था कि वो सिर्फ मौखिक परंपरा थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि अब वो लिपिबद्ध भी होने लगी हैं। ये एक और बेहतर चीज़ें हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारा पूरा समाज एक परिवर्तित हो रहा है तो आगे आने वाली पीढ़ी को सही चीज़ मिले तो उसके लिए जो लिपिबद्ध होना है, साहित्य एक प्योर साहित्य के रूप में वो चीज़ें सामने आए, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं जी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आप महसूस करेंगे कि जो प्रमुख तीर्थ हैं वो तो आपको देखने को मिलते हैं साहित्य के अंदर, लेकिन जो छोटे उसके आसपास के लेकिन प्रमुख जगह हैं वो अभी भी थोड़ी सी अनछुई हैं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपको बद्रीनाथ के विषय में जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी, कई साहित्य उसमें अवेलेबल हैं। लेकिन आप पांडुकेश्वर के बारे में अगर तलाशना चाहेंगे, जो कि उनका शीतकालीन गद्दी स्थल है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप हेमकुंड साहिब के बारे में तलाशना चाहेंगे तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो लक्ष्मण जी का मंदिर है, देश के चुनिंदा लक्ष्मण मंदिरों में से एक है, तो उसको थोड़ा सा देखना मुश्किल होगा। तो अभी उसमें काम करने की काफ़ी मुझे लगता है कि ज़रूरत है और कुछ लोग उसमें काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको उसका लाभ भी मिलेगा जी। मनीष सोली जी, आपके इस वक्तव्य में एक बड़ी चीज़ डॉक्टर नीरज नैथानी जो आई है वो ये आई है कि जो मुख्य स्थल हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनकी चर्चा होती है, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो दूसरे स्थल हैं जो बहुत पौराणिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा रह जाती है। मैं थोड़ा सा नैथानी जी के पास जाऊँ उससे पहले अपना पिछली यात्रा का ही अनुभव आपसे शेयर कर लूं कि पिछली यात्रा में हरसिल में रहते हुए मैं मुखवा गया और मुखवा जो गंगा माई का शीतकालीन प्रवास है, वहाँ इतने 200-250 साल पुराने नीरज नैथानी जी वहाँ पर घर हैं, पूरे वुडन हाउसेस हैं, पूरे लकड़ी के बने, और वो ऐसी ही स्थिति में है कि बड़ा दुख होता है। तो होना ये चाहिए कि ये पूरे पर्यटक ग्राम हों और ऐसे स्थलों को चिन्हित किए जाने की बहुत ज़रूरत है। आपने जो इस तरफ ध्यान खींचा ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में पक्ष है। डॉक्टर नीरज नैथानी, 2 चीज़ें हमारे पास उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, और उत्तराखंड में भी अगर गढ़वाल हिमालय जहाँ पर 4 धामों की हम चर्चा करते हैं, अगर उसको भी अगर केंद्रित करें तो एक पर्यटन वाला पक्ष है जी, एक तीर्थाटन वाला पक्ष है। पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपका रिसर्च बाकायदा इसी विषय पर है जी, आपका लंबा शोध है, तो इसको उत्तराखंड को हम पर्यटन प्रदेश कहें, तीर्थाटन प्रदेश कहें, और अगर दोनों कहें
तो क्यों कहें, और अगर न कहें तो आपको क्या लगता है पर्यटन और तीर्थाटन में कहीं कुछ अंतर है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने नौटियाल जी। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी को जो कहना चाहिए बहुत ही बारीक पर्दा है, और वो इतना बारीक है कि अगर जरा सी भी आपकी दृष्टि इधर उधर होती है तो आप तीर्थाटन और पर्यटन में भ्रम करने लग जाएंगे जी। मैं आपको बताता हूँ, जी। जैसे कि हमारे उत्तराखंड के जो अधिकतर तीर्थाटन वाले स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वे सब मनोरम स्थलों में बसे हुए हैं, क्या बात, प्रकृति के स्वरमय वादियों में बसे हुए हैं। अब एक हिंदू तीर्थयात्री जो कि हिंदू, मैं केवल हिंदू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जी, अभी जी। मैंने यहाँ पे जैसे कि आपने अभी चर्चा की हेमकुंड की, वो सिखों का तीर्थ स्थल है जी। या अन्य यहाँ पे जो धर्मों के जैनों के बहुत सारे यहाँ पे जैन तीर्थयात्री भी हैं, लेकिन मैं विशेषकर हिंदू तीर्थयात्रियों की बात करूंगा, जैसे हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब एक हिंदू तीर्थयात्री जाता है, वो एक धार्मिक भावना को लेकर जाता है, तो वो अपने ईश्वर के दर्शन करने जा रहा है जी। लेकिन जब हम देखते हैं कि वहां पे कोई पर्यटक आता है, जैसे जर्मनी का कोई पर्यटक आता है जो पत्थर के लिए गौमुख जा रहा है, अब वो गौमुख जा रहा है, वही उसी गौमुख में हिंदू तीर्थयात्री जा रहा है, चूंकि उसको गंगा का उद्गम दिखाई देता है तो गंगा की पूजा अर्चना करता है, गंगा स्नान करता है। बहुत अच्छा। जर्मनी वाला वहां पे गंगा स्नान नहीं करेगा, क्या बात? वो केवल माउंटेनियरिंग के लिए गया है, ट्रैकिंग के लिए गया है। या और आगे जाइए, तपोवन आता है, तपोवन में जाएगा तो जिसको बेस कैंप, आपको पता होगा जितनी हमारी प्रसिद्ध जो हमारी पर्वत उपत्यकाएं हैं उनका वो बेस कैंप है तपोवन, जहाँ आकाश गंगा निकलती है। तो वो आकाश गंगा एक जर्मनी, इटली, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया के ट्रैकर या माउंटेनियर के लिए पर्यटक स्थल है। लेकिन हिंदू एक तीर्थयात्री जाता है, वहाँ पे रक्तवन है, वहाँ पे सुंदर वन है, वहाँ पे आकाश गंगा बहकर आ रही है, वहाँ पे शिवलिंग है, तो वहाँ पे वो आकाश गंगा पे, वो गंगा है उसके लिए, वो नदी नहीं है, निर्जनी नहीं है, गंगा है उसके लिए, गंगा को पूजता है, प्रणाम करता है, आरती करता है, तिलक वंदन करता है। तो ये तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर आ जाता है। क्या बात। दूसरी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर उदाहरण है मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम लोगों ने मक्का को अपने तीर्थाटन के रूप में ही विकसित किया है। जी बिल्कुल किया। दुनिया भर के मुसलमान वहाँ पे जाते हैं, हज यात्रा करने जाते हैं मक्का मदीना में, और करोड़ों रुपए की आय होती है मुस्लिम कंट्रीज को वहाँ पे जी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जारी, मुझे जाने का मौका मिला अबू धाबी में, जो दुनिया की सबसे 8वीं बड़ी मस्जिद कहलाती है जी। हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा भाई अगर आपको जाना है तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा जी, ऐसा ना हो कि वहाँ की पवित्रता बाधित हो जी। क्या हमने ऐसा गंगोत्री में किया? क्या हमने ऐसा बद्रीनाथ में किया? अब अगर वहाँ पे कोई जर्मन की महिला पर्यटक आ रही है, वो अपनी वेशभूषा में आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं उनकी हमारी गरिमापूर्ण वेशभूषा होती है, और हमारे अनुमति प्राय हमारे वर्जनाएं हैं, कुछ चीज़ें वर्जित हैं, तो उन वर्जनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं वहाँ पे पर्यटन आक्रमण करते हुए दिखता है तीर्थाटन के ऊपर, जबकि तीर्थाटन मूलतः पवित्र भावनाओं को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, धार्मिक आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर के है। तो मैं ऐसे संदर्भ में कह सकता हूँ कि तीर्थाटन पर्यटन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हमें चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि यहाँ पर हम भी ऐसा कर सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जरूर जारी करें। जो अभी बात आई द्वार की, प्रवेश द्वार, हरिद्वार में हम कोड ऑफ कंडक्ट उनको पेपर्स दे दें, भाई अगर आप गंगोत्री जाएंगे तो आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हम पॉलीथीन के संदर्भ में आजकल कर रहे हैं, ये पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, गंदगी ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, तो हम सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पर्यटन स्थल केवल पर्यटन स्थल नहीं है, वो हमारे तीर्थ स्थल भी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर नीरज नैथानी, मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा था कि आपका इस पर बृहद रिसर्च है और इसी देश के स्थलों को छोड़ के पूरी दुनिया भर में भी आप लगातार घूमते रहे हैं, तो जब आपका नज़रिया बड़ा होता है तो आपका परामर्श भी उसी तरह का होता है। धन्यवाद। मनीष औली जी, नैथानी जी ने आखिरी में अपने वक्तव्य में जो जोड़ा कि कोड ऑफ कंडक्ट की आप चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास एक पूरा एक क्या करें क्या ना करें इस तरह का हो। अब इस पर बहुत तरह के सवाल भी आते हैं, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मेरा ये प्रश्न आपसे है कि एक वो आदिकालीन हमारी यात्रा थी 4 धामों की, जिसकी कहानियाँ हम लोगों ने तो बचपन में, हम सभी लोग यात्रा मार्ग के, मैं रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ तो वहीं से वो हमारा राजमार्ग जाता है मेरे गांव से ही होकर, हमने वो यात्रा भी देखी है। एक यात्रा हम आज भी देख रहे हैं, जब आपके पास इतनी यात्री हैं कि आपको उनको किसी तरीके से रोक कर और धीरे धीरे भेजना होता है, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी की आपको ज़रूरत हो गई है। वो जो यात्रा थी और जो आज की यात्रा है, इन 2 यात्राओं में क्या आप कोई अंतर पाते हैं? और अगर अंतर पाते हैं तो वो आपको सुखद लगता है
कि या उससे कहीं कोई पीड़ा होती है? इस पर आपकी टिप्पणी। इसको अगर आप देखेंगे कि जो एक हिंदू जो सनातन परंपरा है उसमें मोक्ष को एक अंतिम लक्ष्य की तरह से देखते हैं। बहुत बड़ी बात है। और जो धार्मिक जो यात्राएं असल में रही हैं वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने, उसके और नज़दीक पाने का एक जरिया रही हैं जी। आप पहले की यात्राओं को देखेंगे तो वो चट्टियों में लोग रुकते थे। मान लीजिए कोई गुजरात से कोई व्यक्ति आया है, कोई बंगाल से आया है, तो वो आपस में संस्कृतियों का भी संगम था। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि आप एक तीर्थ स्थल में गए, आपने दर्शन किए और आप फिर वहाँ से वापस लौट आए। स्थानीय लोगों से जो बातचीतें थी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आप वहाँ के परिवेश को समझते थे, भोजन को समझते थे, वहाँ की समस्याओं को समझते थे, खूबसूरती को निहारते थे, हर एक चीज़ के साथ एक तालमेल था जी। आप ये देखिए कि पहले के लोग, क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो भी हमारे अधिकतर जो तीर्थ स्थान हैं वो हाई एल्टीट्यूड में हैं जी। वो और वहाँ पर बुग्याल हैं। बुग्यालों में पहले नंगे पाँव जाने के लिए था कि आप लोग जूते पहन करके, चप्पल पहन के नहीं चलते थे। एक श्रद्धा थी। और यहाँ तक कि उन बुग्यालों में जोर से आवाज करने की मनाही थी। बिल्कुल, आज भी है। हाँ, आज भी। लेकिन अब यह है कि उसको फॉलो नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारे पुरखों ने जो व्यवस्थाएं बनाई वो इस तरीके से थी कि पर्यावरण के साथ भी उसका तालमेल हो। मुझे ध्यान आता है कि मेरी ईजा आज 75 साल की हैं और अभी भी किसी मंदिर में जाती हैं तो सबसे पहले वहाँ की साफ सफाई और जो पवित्रता है उसको ध्यान में रखती हैं। लेकिन आप एक तरफ आप चार धाम में, पिछली बार का हमारा बड़ा कड़वा अनुभव रहा है कि चार धाम यात्रा में बहुत सारे जो तीर्थ यात्री आए वहाँ पर पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स, उसका इतना कुंटल के हिसाब से कचरा वहाँ पर निकला और उसको निकालना मुश्किल हो गया सरकार के लिए, बड़ी चुनौती रही। तो आप ये देखेंगे कि जैसे अभी नैथानी जी ने जो बात कही उसी को मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए केदारनाथ जा रहे हैं और आप जब मंदाकिनी वहाँ से बह रही हैं, अगर आप उसको माँ के रूप में देखेंगे तो आप कभी भी उसमें गंदगी नहीं फेंक सकते। बहुत सही कहा। लेकिन अगर आप एक पर्यटक के रूप में जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वहाँ पॉलीथीन फेंक दिया, कोई भी गंदगी आप वहाँ पर करके आएंगे तो आपके मन में वो भावना ही नहीं आएंगी। ये एक बड़ा अंतर दिखता है। जैसे मैंने 2008 में मधमहेश्वर की डोली यात्रा में मुझे जाने का मौका मिला, ऊखीमठ से चलती है जी। उस समय मैंने देखा कि जो भी यात्रा में जो लोग शामिल हैं या फिर जहाँ से यात्रा निकल रही है तो अधिकांश लोग जैसे ही डोली वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग हाथ जोड़ करके वहाँ पर खड़े होते हैं। 2019 में मैं केदारनाथ डोली यात्रा में शामिल हुआ। इतने सालों में एक बड़ा बदलाव आ गया कि अब लोग हाथ जोड़ने की बजाय मोबाइल उनके हाथों में है और उनका जो पूरा जो जोर है वो फोटो खींचने में, सेल्फी लेने में और वीडियो बनाने में है। तो जो श्रद्धा भाव की जो कमी है वो इस पूरी यात्रा में दिखती है। और जो हमारे पुरखों ने जो जिसकी बात अभी भाई साहब ने की तो उसको भी देखें तो जो रूल्स बने थे असल में वो उस पर्यावरण के साथ भी जुड़े हुए थे। और आप आज की दौर में देखेंगे तो जो दौड़ा भागी है उसमें वहाँ आप जल्दी पहुँच सकते हैं, जल्दी वापस लौट सकते हैं, लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर देते हैं जो कि हमारे पुरखे वहाँ पर आपको ये बताना चाहते थे कि आप उस प्रकृति को समझें, वहाँ पर साक्षात्कार करें। ये एक बड़ा अंतर है और ये तीर्थयात्रियों के संदर्भ में भी दिखता है और जो पूरा जो सिस्टम है उसमें भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि अभी नैथानी जी ने कहा। जी। मनीष वाली जी, जिस तरफ आप हमारा ध्यान खींच रहे हैं, जब हम वो आदि यात्रा और आधुनिक यात्रा की चर्चा करते हैं तो उसमें तकनीकी के साथ चीज़ें बदल रही हैं तो उस बदलाव को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि जो पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हुए मसले हैं उनको हम कैसे नियंत्रित कर सकें कि यात्राएं भी चलती रहें, हिमालय भी बचा रहे। खासकर जैसे आपने कहा कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचे, बिल्कुल ऊंचाई के स्थान पर, वहाँ तो बल्कि आप आश्चर्य करेंगे नैथानी जी की जो आपका जो सामान छूटा हुआ है वो सड़ता भी नहीं है, इतना कम टेम्परेचर होता है जी। तो इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर नीरज नैथानी, ये जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो आपने शुरुआती जब आप एक नक्शा खींच रहे थे और जब आप बोल रहे थे तो वो चीज़ें इतनी जीवंत हम समझ रहे थे कि जैसे लाइव हम उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है, जिस तरफ संकेत मनीष औली भी कर रहे हैं, कि ये चीज़ें उस तरह से साहित्य में आई नहीं हैं जिस तरह से आनी चाहिए थी।
पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हम ये जो हमारे पर्यटक स्थल हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्थल हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल ही क्यों नहीं हो और तीर्थ स्थल ही क्यों ना हो, वो कैसे साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान पाएँ। और दूसरा, क्योंकि आपका अध्ययन क्षेत्र है, आपका रिसर्च का भी क्षेत्र है, क्या किसी स्थल को जब हम साहित्य में जगह देते हैं तो उससे उसका महत्व बढ़ता है, वो प्रभावित होता है? क्यों नहीं बढ़ता है? अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। वेदों के बारे में पढ़ाते हैं जी, हर विद्यालय में, हर प्राथमिक स्तर से 4 वेद है पढ़ा रहे हैं। वेदों की रचना व्यास जी ने की पढ़ा रहे हैं। क्या हमने बताया कि जो वेदों की रचना बद्रीनाथ धाम में हुई है, वहाँ पे व्यास गुफा है, बगल में गणेश गुफा है। व्यास जी कहते गए थे, गणेश जी लिखते चले गए थे। ये साहित्य ही तो है। वेदों के बारे में बताया, वैदिक साहित्य तो बताया, लेकिन वैदिक साहित्य कहाँ पे रचा गया, ये हमारे उत्तराखंड में रचा गया, यही नहीं बताया हमने। क्या बात है, क्या बात। तो इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे अभी ओली जी ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पे राहुल शंकरताय जी आए, उन्होंने हिमालय परिचय भाग 1 भाग 2 लिखा। बहुत सारी शिव प्रसाद डबराल जी ने बहुत सारी यात्राएं की हैं। आप उनका साहित्य देखिए, 9 भाग तक लिखे हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास पूरा एक एक चप्पा छान मारा है। अभी जब आप बात कर रहे थे कि अज्ञात स्थल, आपने अटकिंसन का जिक्र किया, हमारे गढ़वाल के अटकिंसन हैं शिव प्रसाद डबराल जी। बिल्कुल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी की आप वॉल्यूम्स को पढ़िए, बिल्कुल, शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जो उनकी नजर से छूट गया हो जी। हम लोग 5 प्रयाग जानते हैं ना, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने 21 प्रयाग बताए हैं। 21 प्रयाग है हमारे यहाँ, लोग जानते ही नहीं है। तो साहित्य है, साहित्य लिखा गया है, लेकिन साहित्य पढ़ नहीं रहे। साहित्य इसलिए नहीं पढ़ रहे, साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो उस साहित्य को उपलब्ध करवाना है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सरकारी विद्यालयों में, हमारे पाठ्यक्रमों में ऐसा साहित्य यदि जोड़ा जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम वेद बता रहे हैं, लेकिन वेदों की रचना कहाँ हुई? हमारे बद्रीनाथ में हुई भाई। वहाँ पे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, ये नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल है। वेदों की रचना यहाँ, तो वैदिक साहित्य यहाँ पे रचा गया। कालिदास का साहित्य हमने अभिज्ञान शाकुंतलम तो पढ़ाया, बचपन से पढ़ा है, लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया कणु आश्रम कोटद्वार के पास में है, मालिनी नदी बह रही है, ये नहीं पढ़ाया हमने कि शकुंतलम और भारत यहीं पर आए थे, उनका प्रेम प्रसंग यहीं पर हुआ था। पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पर रचा गया था। हमने कालिदास का, क्या आपने उनका नाम सुना है, डॉक्टर अच्युतानंद घिल्डियाल जी का, जो कि काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे? उन्होंने बताया है कि कालिदास जी का जन्म कविल्ठा में हुआ है जी, काली मठ के पास में। और उन्होंने कालिदास के साहित्य का संपूर्ण उन्होंने विश्लेषण करने के पश्चात उन्होंने जितने भी विद्वान जन संस्कृत उनको आमंत्रित किया शास्त्रार्थ के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो उज्जैन में रह रहा हो विक्रमादित्य के दरबार में, जिसने कभी उत्तराखंड नहीं देखा है, क्या वो मंदाकिनी घाटी के पल पल और क्षण क्षण के स्थानों का वर्णन कर सकता है? उपत्यकाओं का वर्णन कर सकता है? क्या वहाँ के बुग्यालों का वर्णन कर सकता है? सरोवर का कर सकता है? ताल का कर सकता है? नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जिसने उसको देखा हो। तो कालिदास का साहित्य तो पढ़ाया, लेकिन कुमार संभव कैसे, मेघदूत कैसे लिखा गया, पूरा वर्णन किया उन्होंने। वो बताते हैं कि जब तुम उज्जैनी से चलोगे, मेघ उठोगे, तो उज्जैनी के राजपथ का वर्णन है, तालिकाओं का, प्रसादों का वर्णन है। फिर कनखल आता है, कनखल का पूरा वर्णन है। विद्या प्रसाद डबराल जी, सॉरी शिव प्रसाद डबराल जी तो लिखा है कि जिसमें दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में इतने देवी देवता बुलाए गए थे जो अपने अपने वाहन से आए थे, जो हेलीकॉप्टर हम कह सकते हैं, जो आज हेली सर्विस चल रही है कर्णप्रयाग में, वहाँ हमारे सोनप्रयाग में गौचर तक जा रही, सब अलग अलग देवता अपने अपने वाहन लेकर आए थे। और प्रोपेलर उनके वो थे, विंग्स थे उनके, जैसे हंस में आ रही है सरस्वती देवी आ रही हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, कोई अपने किसी और रथ में आ रहा है। तो वो पूरा जो हमारा साहित्य है, या हमारा जो बौद्ध साहित्य आप देखिए, जो बौद्ध संगति हुई थी, अहोगंग प्रदेश बोलते थे हरिद्वार में, जो चंडी देवी है यहाँ पे, उस अहोगंग प्रदेश में विश्व स्तरीय बैठक हुई है बौद्धकालीन। तो हमने बौद्ध साहित्य तो पढ़ाया, लेकिन कभी किसी को पूछ सकते हैं कि हरिद्वार में विश्व स्तर की बौद्ध संगति हुई थी, जहाँ पे विनय पिटक सूत्र पिटक के ऊपर चर्चा हुई थी, जहाँ हीनयान महायान में जब मतभेद हुआ था तो उनको सुलझाने के वहाँ पे बौद्ध विद्वान आए थे? नहीं बताया, नहीं बताया। साहित्य में तो है, नहीं बताया, लेकिन समक्ष में नहीं आ पाया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा साहित्य, हमारे जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि इस साहित्य को लेकर के इस पर शोध की आवश्यकता है। और जो प्रमाणिक तथ्य हैं, जैसे कालिदास के साहित्य के अच्युतानंद घिल्डियाल जी के द्वारा प्रमाणित किए गए इस वर्णन को, शोध पत्र को प्रकाश में आना चाहिए कि कालिदास जी ने चाहे मेघदूत लिखा हो, कुमार संभव लिखा हो, चाहे रघुवंश लिखा हो, विज्ञान शाकुंतलम लिखा हो, उनकी रचना यही हुई है। तो साहित्य के द्वारा वर्णन किया गया है जी। और उसी वजह से हम कह, जैसे कि आपने अभी बताया, ओली जी ने बहुत अच्छी चर्चा की कि अटकिंसन ने लिखा, लेकिन अटकिंसन ने तो केवल एक, जैसा आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि उसने एक तीर्थयात्री के रूप में नहीं लिखा, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है।
उसने एज ए राइटर लिखा, एज ए ट्रैकर लिखा, एज ए माउंटेनियर लिखा। तो हम यहाँ पे कोई ऐसे अपने उत्तराखंड के रहने वाले या हिंदुस्तान के रहने वाले, जैसे आपने गुजरात के साहित्य की चर्चा की, उन लोगों के साहित्य को हम समक्ष में लाएं जिनसे कि प्रमाणित हो कि यहाँ पे उत्तराखंड की जो हमारी धरती है, जैसा आपने नौटाल जी कहा कि जो अज्ञात स्थल हैं वो अज्ञात उनके लिए हैं जिन्होंने देखा नहीं, जो जानते नहीं हैं। अब जैसा आप मुझसे अगर पूछें तो मैंने जो भी लिखा है नौटाल जी में, जो मैंने शोध किया है, तो मैंने घर में बैठ के कमरे में बैठ के शोध नहीं किया, मैंने पुस्तकालय में जाके संदर्भ नहीं देखे, मैं फील्ड में गया हूँ, मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। जी नीरज नैथानी जी, ये एक बहुत लंबी चर्चा है क्योंकि हमारे पास इतना समृद्ध संसार है, इतने स्थल हैं, उनका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि सामरिक महत्व है। इससे पहले मैं आपके पास आऊँ, ओली जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो चार धाम यात्रा हमारी होती है, तीर्थ यात्राएं होती हैं, इनमें अखबारों की, पत्रिकाओं की, हमारे समाचार पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका होती है और उसको आप कितना कारगर पाते हैं, संक्षेप में? इसमें अगर आप ये देखें कि अब समाचार पत्रों ने अपने को काफ़ी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि पिछले साल जिस तरीके से चारधाम यात्रा में, ख़ासतौर से केदारनाथ में और यमुनोत्री में जो पैदल मार्ग था, तो उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, हार्ट अटैक की वजह उसमें सबसे ज़्यादा थी। तो इस बार अगर आप अभी कोई भी अखबार उठा करके देखिए, खासतौर से उत्तराखंड के, तो सभी में इस तरह के लोगों में के मामलों में चेतावनी दे रहे हैं अखबार कि भाई आपको क्या करना है, किस तरह से जलवायु के आप अनुकूल होकर के चलें, किस तरह से आप दवाइयाँ अपने साथ रखें, मेडिकल आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लें। इस तरह की चीज़ें आप समाचार पत्रों में पाएंगे। इसके साथ ही चाहे आप रजिस्ट्रेशन की बात करें कि अगर आपने चारधाम यात्रा में आना है तो रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर तरीके से हो, ऑफिशियल वेबसाइट देने का काम है। हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से आप देखेंगे तो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ था। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी दोनों ही बार बार इस चीज़ को इंगित कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर रही हैं। अब उसको यही है कि जो पाठक है वो भी उनको उतनी ही गंभीरता से देखे और हम जो दूसरे जो माध्यम है, चाहे वो डिजिटल माध्यम है, उसकी माध्यम से हम उसको और फैलाएं। जो सही, जो प्रॉपर जो न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, ये समाचार पत्र और पत्रिकाओं का काम है और यहाँ उत्तराखंड में मुझे लगता है कि इस विषय पर अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये हम सभी के लिए बड़ी उम्मीद की बात है कि आप, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं जी, तो इस नाते अगर आप, और ये सही बात है कि हमारे जो कम से कम जो दैनिक समाचार पत्र हैं, उन्हीं की खबरों के आधार पर हम अपनी यात्रा की तैयारियां और भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। और क्योंकि वो सीधे शासन प्रशासन से जुड़े रहते हैं, तो उनके स्तर से जो जानकारी आती है वो ऑथेंटिक भी होती है और कारगर भी होती हैं। नैथानी जी, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में, 30 सेकंड में मुश्किल से। इस बार फिर हम यात्रा के मुहाने पर खड़े हैं। 22 तारीख से हमारे यहाँ यात्रा शुरू होने जा रही है। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या? बहुत अच्छे ढंग से देखता हूँ मैं जी। जैसे अभी आपने ओली जी ने कहा कि लोग डोली चल रही तो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से, इसका सकारात्मक पक्ष भी है। अमेरिका में बैठे हुए दोस्त को यहाँ से मैसेज भेज, बहुत बड़ी बात है, वो वीडियो कॉल कर रहा है जी, लाइव देख रहा है वो जी। जब मुझे याद है पिछली बार केदारनाथ में कपाट बंद हो रहे थे, लोगों ने भेजा कपाट बंद हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जिज्ञासा हो रही कि इस बार हम भी जाएंगे, ये कपाट खुलने वाले हैं, हमें जाना चाहिए। अभी गाडू घड़ा की यात्रा निकली है 2 दिन पहले, आपको पता होगा, तो बड़ी जिज्ञासा से लोग देख रहे हैं। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में आ रहा है, मैं बहुत आश्वानित हूँ कि लोग आएंगे। और मैं ईश्वर से, भगवान बद्री विशाल जी से ही कामना करता हूँ सबकी यात्रा सुखद हो, सफल हो, हमारा उत्तराखंड विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए। बहुत अच्छा। नैथानी जी, अच्छा लगा कि आप कम से कम, और जो जिस तरफ आपने हमारा ध्यान खींचा कि सोशल मीडिया और ये इस तरह के माध्यम आज की तारीख में, वही शायद एक कारण है कि इस बार तमाम उसके बावजूद जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण यात्रा के लिए, वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। 15 लाख पंजीकरण तो आज की डेट में हो चुके हैं। 15 लाख पंजीकरण। मनीष ओली जी, कैसे देखते हैं यात्रा? अगर इतना सा पर्यटक एक साथ, इतना तीर्थयात्री एक साथ, उसको थोड़ा सा मैनेज करना तो खैर जरूरी है ही, क्योंकि अगर हमें देखें कि एक जो कहते हैं ना कि क्वालिटी को मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है, क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमने उन चीज़ों को सहेज करके भी रखना है अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और ख़ास तौर से जिस क्षेत्र में हम हैं, आप इसकी तुलना, आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी और क्षेत्र में जा रहे हैं, उसकी तुलना आप यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ आपको उन चीज़ों को, खासतौर से पर्यावरण के मुद्दों को समझना पड़ेगा, उस भावना के साथ आपको आना पड़ेगा। तो अगर ये सभी भावनाओं के साथ लोग आए यहाँ पर, तो निश्चित रूप से यात्रा और आगे भी बढ़ेगी और सभी लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। जी मनीष जी,
ये सवाल मैं इसलिए आपके, क्योंकि आप लोग लगातार शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का पीछा करते रहते हैं ये जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है जी। तो जाहिर सी बात है कि आपसे ये सवाल बनता था। बहरहाल डॉक्टर नीरज नैथानी और मनीष औली जी, आप दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे सवालों का जवाब दिया और निश्चित रूप से इसका हमारे दर्शकों को भी पूरा लाभ होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।